So, this is lecture 9 of modern physics. Lecture 9 of modern physics. Modern physics. So, इस lecture में, in this lecture, we will discuss 9 important terms and we will explain each and every terms in detail. तो वो जो 9 इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स हैं उसका पहले अपन नाम लिख लेते हैं। पहला हम इसमें पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। फिर हम पढ़ेंगे पहला पढ़ेंगे मास डिफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी, फिर हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, फिर पैकिंग फ्रैक्शन, फिर रेस्ट मास एनर्जी या रिलेटिव मास एनर्जी, दोनों अलग अलग हैं। फिर पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनहाइलेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट। तो ये 9 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मास डिफेक्ट से। सबसे पहला टर्म है मास डिफेक्ट। अच्छा, मास डिफेक्ट क्या होता है आपको पता है? अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करते हैं तो एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये है आपका न्यूक्लियस। सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियस में डिफरेंस पता होना चाहिए। न्यूक्लियस एक एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स बुलाते हैं। तो देखिए, हम ऐसा बोलते हैं कि न्यूक्लियस बना होता है न्यूक्लियॉन से, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस में होंगे। तो हम बोलते हैं कि जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो होता है लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यानी कि इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास ढेर सारा ऐसे न्यूक्लियॉन्स था, ठीक है। अब इस न्यूक्लियॉन्स का कुछ मास था, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब जब ये सब न्यूक्लियॉन्स मिल करके एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो ये है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये था मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो जो न्यूक्लियस का मास आता है वो स्लाइटली लेस देन आता है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को, ये जो डिफरेंस है मास का आ रहा है, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे लिख सकते हैं। मास डिफेक्ट क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का मास होता है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है, और ये जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। अच्छा, ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियॉन्स में क्या होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर टोटल हम बात करते हैं तो डेल्टा एम को लिखते हैं जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन होल माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ऐसे लिखते हैं हम डेल्टा एम को, यानी कि मास डिफेक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये मास डिफेक्ट का रीजन क्या है आप सोच के देखिए। अच्छा, क्या होता है जब न्यूक्लियंस आपस में कंबाइन होते हैं, न्यूक्लियंस आपस में कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी रिलीज होता है तो जैसे ही आप बोल रहे हैं एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा, हम बोल रहे हैं कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि मास डिक्रीज होगा, और यही कारण है मास डिफेक्ट का। तो मास डिफेक्ट हम लिख लेते हैं। मास डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस देन फ्रॉम मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स।
एंड दैट डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और डेल्टा एम को लिखते हैं मास ऑफ न्यूक्लियंस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियंस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल प्रोटॉन हो गए डेल्टा एम इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, रीजन ऑफ मास डिफेक्ट क्या है? एनर्जी इज रिलीज टू बाउंड द न्यूक्लियन, दैट्स वाई मास ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेस। समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास टर्म है बाइंडिंग एनर्जी। क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान से देखिए क्या है बाइंडिंग एनर्जी। मान लीजिए आपके पास ये था फ्री न्यूक्लियन। क्या था? फ्री न्यूक्लियन। दिस इज फ्री न्यूक्लियन, फ्री न्यूक्लियंस, फ्री न्यूक्लियंस था। अच्छा, अब ये फ्री न्यूक्लियंस जब एक बाउंडेड सिस्टम में यानी कि न्यूक्लियस बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा तो मास डिक्रीज होना है, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं। तो जब ये फ्री न्यूक्लियंस आपस में कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाएंगे तो यहां से एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा और मास डिक्रीज होगा। तो ये जो रिलीज एनर्जी है इसी को बुलाते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? रिक्वायर्ड एनर्जी टू बाउंड द न्यूक्लियस, टू बाउंड द न्यूक्लियंस इन अ न्यूक्लियस। या आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, जब आपने इन सारे न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड कर दिया तो इससे कुछ एनर्जी निकला, उसको आप बाइंडिंग एनर्जी बुला रहे हैं। या आप ऐसे भी तो बोल दीजिए कि इस न्यूक्लियस पे हम कितना एनर्जी डालें ताकि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस बाउंड थे अब वो फ्री हो जाए। तो यहां पे क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और वो क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी के ही बराबर होगा और यहां पे मास इंक्रीज करेगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन है रिक्वायर्ड एनर्जी टू बाउंड द न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस और रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव द न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस और एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू मास डिफेक्ट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जैसे ये फ्री न्यूक्लियंस थे, इनको हमने न्यूक्लियस के अंदर बाउंड कर दिया तो मास डिक्रीज करेगा। तो जो मास डिफेक्ट है वही तो एनर्जी, उसी तो करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी है। या फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को फ्री करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाता है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, क्या बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग ही तो एनर्जी है? तो बाइंडिंग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और डेल्टा एम क्या है? मास डिफेक्ट। कितना मास डिफेक्ट हुआ वो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो अगर डेल्टा एम आपको एएमयू में लिख के दे दे तो बाइंडिंग एनर्जी हम लिखेंगे डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। अच्छा, डेल्टा एम अभी हम लिख के आए, डेल्टा एम किसके बराबर होता था? जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन होल माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा लिख के आते थे। तो इस डेल्टा एम को आप यहाँ डाल दीजिए तो जो फॉर्मूला आपके पास आएगा, सो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आएगा बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम अगर हम एएमयू में रखेंगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेल्टा एम की जगह हम ये रखेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी होगा जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं 1H1, तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, क्या इसमें कोई न्यूट्रॉन होगा? नहीं होगा। तो जब इसमें न्यूट्रॉन नहीं है तो न्यूट्रॉन नहीं है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लगने बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। तो जब हम हाइड्रोजन एटम बनाएंगे उसके न्यूक्लियन से, न्यूक्लियन तो होगा सिर्फ प्रोटॉन से, तो उसके बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, तो एनर्जी रिलीज ही नहीं होगा। तो हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड फ्री न्यूक्लियन इज जीरो। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एंड फ्री न्यूक्लियन इज जीरो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अभी हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़े थे। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता था कि फ्री न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में बाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। लेकिन अगर एक सिंगल न्यूक्लियॉन है
एक सिंगल न्यूक्लियॉन है और इस सिंगल न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस में बाइंड करने के लिए, बाउंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखिए, जो बाइंडिंग एनर्जी था उसमें हम सब न्यूक्लियॉन्स की बात करते थे, लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है उसमें हम एक सिंगल न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस में बाउंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। या आप ऐसे बोल दीजिए, कि एक न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। या आप ऐसे बोल दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी का एवरेज, जो हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था उसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहलाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला आता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी अभी हम पढ़ का है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, और डेल्टा एम अभी हम पढ़ के आए हैं जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो ये हम यहाँ रख देंगे, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि एक न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी कैसे बताइएगा, बाइंडिंग एनर्जी से या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से? हाँ, एक न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बताएंगे, आपको दो न्यूक्लियस देगा और दोनों न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी देगा, तो पहले आप क्या करिएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करिएगा। कैसे? इस न्यूक्लियस का आपको एटॉमिक मास देगा A1, इस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास देगा A2, और जो बाइंडिंग एनर्जी आपको देगा उसको आप A1 से डिवाइड करिएगा, इसको आप A2 से डिवाइड करिएगा। अब जो वैल्यू आएगा उसको कंपेयर करिएगा, जिसका बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसका ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में आप बात करिए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो आयरन 56 है, ये इसका न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, आप चाहे कितने भी एलिमेंट की बात कर लें। और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू आता है, आयरन 56 के लिए वो आता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो ये मैक्सिमम होता है, तो इन सब पॉइंट को हम लिख लेते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है? रिक्वायर्ड एनर्जी टू बाउंड अ सिंगल न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस और रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव अ सिंगल न्यूक्लियन फ्रॉम न्यूक्लियस, और एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या नंबर ऑफ न्यूक्लियन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन लिखते हैं कितना? A माइनस जेड, तो आप यहां पे डालिए, तो P प्लस A माइनस जेड। अच्छा, प्रोटॉन खत्म, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन किसके बराबर आ गया? एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। आया समझ में? तो बाइंडिंग एनर्जी को लिखते हैं डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम को लिखते हैं जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। अच्छा, किसी भी न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इन पीरियोडिक टेबल इज आयरन 56 और उसका वैल्यू होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन। अब हम एक टर्म बात करेंगे जिसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? जब हम एक न्यूक्लियन को बाउंड करते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए, बहुत सारे न्यूक्लियन को आप बाउंड करते हैं ताकि एक न्यूक्लियस बन सके।
तो इसमें जो मास है, जो इसमें जो मास का जो पार्ट जो चेंज हो रहा है टू बाउंड द न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन को ऐसा लिखते हैं, मास डिफेक्ट, कितना मास चेंज हुआ डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल मास था, ऐसे लिखते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। और मास डिफेक्ट तो आपको पता ही है, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो लिख लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को। सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ मास दैट इज चेंज टू बाउंड द न्यूक्लियन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग फ्रैक्शन का वैल्यू होता है मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। और मास डिफेक्ट होता है जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। और ए क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये है पैकिंग फ्रैक्शन। अब हम बात करेंगे रेस्ट मास एनर्जी के बारे में। मतलब अगर कोई बेसिकली मास रेस्ट पे है तो उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी, जिसको ई नॉट से डिनोट करते हैं। रेस्ट मास एनर्जी होता है रेस्ट मास उस पार्टिकल का इंटू सी स्क्वायर। अगर इसको हम एएमयू में रखेंगे तो सी स्क्वायर को 931 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का हम रेस्ट मास एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स। और मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली 1 एएमयू के बराबर होता है। तो रेस्ट मास एनर्जी कितना आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, एक एएमयू का अगर हम बेसिकली बात करते हैं, एक एएमयू एम नॉट है, तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 एएमयू अपॉन 1836। तो यहाँ पे डालेंगे एएमयू अपॉन 1836 और इंटू 931। तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी आ गया 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब बन रहा होगा तो इतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया होगा, इतना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा तभी इलेक्ट्रॉन बनेगा। सिमिलरली जो पॉजिट्रॉन होता है उसको बीटा प्लस बुलाते हैं। और पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है प्लस ही, और मास ऑफ पॉजिट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन का। तो पॉजिट्रॉन का भी जो रेस्ट मास एनर्जी होता है वो होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जब पॉजिट्रॉन बन रहा होगा तो इतना एनर्जी उसको चाहिए बनने के लिए, और जब पॉजिट्रॉन खत्म होगा तो इतना एनर्जी वो रिलीज करेगा। यही तो मास एनर्जी कंजर्वेशन है। सिमिलरली प्रोटॉन का देखिए, प्रोटॉन का मास जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 एएमयू के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन का भी मास 1 एएमयू के बराबर होता है। तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होता है, और वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने के लिए आपको इतना एनर्जी चाहिए, इतना एनर्जी ले आइए, आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना लीजिएगा। और जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खत्म होगा तो वो इतना एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये है रेस्ट मास एनर्जी। अब हम बात करेंगे रिलेटिव मास एनर्जी। अभी हमने पढ़ा था रेस्ट मास एनर्जी, अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव मास एनर्जी। जो रिलेटिव मास एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है मास, जो रिलेटिव मास है जब चल रहा होगा मास तब, इंटू सी स्क्वायर। और रिलेटिव मास आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है रेस्ट मास डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो आप क्या करिए, एम नॉट सी स्क्वायर को आप अलग कर लीजिए और 1 माइनस वी बाई सी का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जब आप इसको ओपन करिएगा तो n आगे आता है, जब x वेरी वेरी लेस देन 1 है। तो सिमिलरली हम इसको ऐसे लिखेंगे एम नॉट सी स्क्वायर 1 प्लस, इसको हम आगे लाएंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके जो रिलेटिव मास एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो होता है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखिएगा, रिलेटिव मास एनर्जी होता है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। रिलेटिव मास एनर्जी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे पेयर प्रोडक्शन के बारे में। तो मान लेते हैं एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में अब जैसे आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बोलते हैं कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन को सब एनर्जी दे देता है, इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन क्या हो कि ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से ना टकराए और ये फोटोन न्यूक्लियस के अंदर चला जाए,
फोटोन इलेक्ट्रॉन से ना टकराए। अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है तो उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फोटोन इलेक्ट्रॉन से ऑब्लिक कोलिजन करता है, पूरा नहीं टकराता है, सिर्फ उसको बेसिकली टच करके निकल जाता है फोटोन। तो पहले फोटोन के पास कुछ कलर होगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन से ऑब्लिकली कोलिजन किया तो फिर दूसरा लेमडा मिलता है, लेमडा 1 लेमडा 2, इसको बोलते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। लेकिन अगर फोटोन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से टकरा करके उसको एनर्जी दे तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को ऑब्लिकली कोलिजन करके पहले जो वेवलेंथ था फोटोन का, अब वो वेवलेंथ चेंज हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। लेकिन क्या हो कि अब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से ना टकरा करके न्यूक्लियस के अंदर जाए और न्यूक्लियस के कॉन्फ़िगरेशन को बिना कुछ चेंज किए हुए अगर इस न्यूक्लियस से ये क्या करवा दे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट करवा दे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट करवा दे, तो इस प्रोसेस को बुलाते हैं पेयर प्रोडक्शन। अच्छा ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे हैं कि एक फोटोन को आप इलेक्ट्रॉन से ना टकरवाइए और उसको आप न्यूक्लियस में भेजिए और न्यूक्लियस के कॉन्फ़िगरेशन को बिना चेंज किए अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बन रहा है, एमिट हो रहा है, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अब ये जो फोटोन है ये सब फोटोन नहीं कर सकता, ये सब फोटोन नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ गामा फोटोन करेगा। और गामा फोटोन में भी उस फोटोन का मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है पेयर प्रोडक्शन, ये है पेयर प्रोडक्शन। तो इसको लिख लेते हैं और ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन में, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में या कोई भी न्यूक्लियर इवेंट हो, उसमें चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, मास नंबर कंजर्व होता है, मास एनर्जी कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्व होता है एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये याद रखिएगा, इसको लिख लेते हैं पहले। सो पेयर प्रोडक्शन क्या है? गामा फोटोन जिसका एनर्जी लगभग मिनिमम एनर्जी होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये गामा फोटोन एब्जॉर्ब बाय न्यूक्लियस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स अनचेंज्ड, देन इट विल एमिट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेयर प्रोडक्शन। जैसे ये न्यूक्लियस था, इसमें गामा फोटोन आया, न्यूक्लियस से टकराया, न्यूक्लियस वैसा के वैसा ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बाहर निकल गए, इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। और देखिए, एक न्यूक्लियर रिएक्शन में या न्यूक्लियर इवेंट में फॉलोइंग कंजर्वेशन इज एप्लीकेबल। कौन सा कंजर्वेशन? चार्ज का कंजर्वेशन, मास नंबर, मास एनर्जी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, स्पिन क्वांटम नंबर कंजर्वेशन और स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट होता है, जो फोटोन का एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जो फोटोन आ रहा है गामा फोटोन, उसका मिनिमम एनर्जी होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी पेयर प्रोडक्शन होगा। मिनिमम होना चाहिए 1.02। अगर एनर्जी मिनिमम है, एनर्जी जो है फोटोन का वो मिनिमम लेते हैं, तो लैम्डा होना चाहिए मैक्सिमम फोटोन का, ठीक है। और ये लैम्डा कैसे निकालेंगे? एनर्जी होता है hc अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा विल बी hc अपॉन एनर्जी मिनिमम, और लैम्डा को मैक्सिमम रखेंगे तो ये आ जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन एनर्जी जो रखेंगे वो रखेंगे 1.02 इंटू 10⁶, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम चेंज करते हैं। तो इस गामा फोटोन का मिनिमम एनर्जी होना चाहिए इतना, और लैम्डा मैक्सिमम यहां से निकाल सकते हैं। और अगर एनर्जी ऑफ फोटोन, जो गामा फोटोन एनर्जी है, उसका फोटोन का एनर्जी अगर 1.02 से ज़्यादा है, तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड होगा। तो जितना ज़्यादा आप एनर्जी ऑफ फोटोन लीजिएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं आप 5.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने ले लिया एनर्जी ऑफ गामा फोटोन।
तो देखिए जो बचा हुआ एनर्जी होगा मतलब 5.02 माइनस 1.02, ये कितना आ गया, ये आ गया 4, यस और नो, ये आ गया 4। तो ये जो 4 होगा ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में इक्वल डिवाइड होगा, मतलब 2 जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन का, और 2 इसमें। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप एनर्जी ऑफ फोटोन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा लेते हैं तो जो बचा हुआ एनर्जी होगा 1.02 से माइनस करने के बाद उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। आया समझ में? और मिनिमम कितना होना चाहिए एनर्जी, ताकि बेसिकली पेयर प्रोडक्शन हो, मिनिमम होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज पॉसिबल ओनली फॉर गामा फोटोन। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो पेयर प्रोडक्शन भी होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होगा और क्रॉम्पटन इफेक्ट भी होगा। अगर एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो सिर्फ पेयर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट होगा, पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। आप इसको भी देख लीजिए, इस इक्वेशन को हमने मास एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, फोटोन आया था उसका एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस होगा, फिर न्यूक्लियस रिमेन अनचेंज और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो न्यूक्लियस का खत्म हो गया क्योंकि न्यूक्लियस अनचेंज रहा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। अच्छा, अभी अभी हमने बात किया था, सो अभी हमने पढ़ा था, जो रिलेटिव बेसिकली रिलेटिव मास एनर्जी है फोटोन का, दैट विल बी इक्वल टू रिलेटिव मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रिलेटिव मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। और रिलेटिव मास एनर्जी होता है रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। और अभी अभी हम कैलकुलेट किए थे कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था 0.51 और इसका भी होता था 0.51, तो इसको ऐड कर दिए तो रिलेटिव मास एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अगर इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी 0 मानते हैं तो रिलेटिव मास एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी मिनिमम और वो इतना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पेयर एनालिसिस के लिए, पेयर एनालिसिस के बारे में। पेयर एनालिसिस में क्या होगा कि बेसिकली पेयर एनालिसिस में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये आपस में डिस्ट्रॉय करेंगे एक दूसरे को और यहां से फोटोन रिलीज होगा, गामा फोटोन, इसको बोलते हैं पेयर एनालिसिस। तो पेयर एनालिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इट विल डिस्ट्रॉय ईच अदर, और जो रिलीज होगा रेडिएशन के फॉर्म में, जो रिलीज एनर्जी होगा रेडिएशन के फॉर्म में वो होगा गामा फोटोन, तो इसको बोलते हैं पेयर एनालिसिस। और पेयर एनालिसिस में भी जो है वो देखिए मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि गामा फोटोन निकला था, ठीक है। अच्छा, यहां से जो गामा फोटोन निकलता है मोमेंटम कंजर्व करने के लिए यहाँ पे 2 गामा फोटोन निकलेगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, और ये दोनों गामा फोटोन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ताकि जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो। अच्छा, पेयर एनालिसिस को करने के लिए जो गामा फोटोन का मिनिमम एनर्जी होना चाहिए वो होना चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन पेयर एनालिसिस करने के लिए जो फोटोन का मिनिमम एनर्जी होना चाहिए वो होना चाहिए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लिख लेते हैं पहले। सो पेयर एनालिसिस में क्या होगा, इन अ पेयर एनालिसिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय ईच अदर एंड रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को आपस में डिस्ट्रॉय किया और फोटोन निकाला, 2 फोटोन निकलेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ताकि मोमेंटम कंजर्व हो। इन दिस प्रोसेस मास कन्वर्ट्स इन एनर्जी टू फॉलो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, 2 गामा फोटॉन्स इज इमिटेड एंड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। और मास एनर्जी कंजर्वेशन लगाइएगा तो रिलेटिव मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रिलेटिव मास एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू रिलेटिव मास एनर्जी ऑफ फोटोन, और रिलेटिव मास होता है क्या, रेस्ट मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
रेस्ट मास हम निकाले हुए हैं इलेक्ट्रॉन का 0.51, और अगर पॉजिट्रॉन का भी रेस्ट मास होता है इतना, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि 2 फोटोन निकल रहे हैं, और एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ से आ जाएगा, इसको कॉमन लेकर के, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल करिएगा तो 0.51 होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन इतना होना चाहिए, तब जाकर के पेयर एनाइलेशन होगा। सो minimum energy of each photon in a pair annihilation process is 0.51 mega electron volt. minimum release energy is 1.02, ये याद रखिएगा। फिर हम पढ़ते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, फोटोन जो है परफॉर्म ऑब्लिक कोलिजन विथ इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर कोलिजन स्कैटर्ड फ्रॉम इट्स पाथ एंड वेवलेंथ शिफ्ट टेक्स प्लेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉम्पटन इफेक्ट। जैसे ये फोटोन आया जिसका लैम्डा था pH 1, यानी कि लैम्डा था फोटोन का लैम्डा 1, इलेक्ट्रॉन से टकराया ओब्लिकली, देखिए ये एंगल है थीटा और ये एंगल है फाई, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, फोटोन इधर गया, तो बाद में फोटोन का लैम्डा चेंज हो गया। पहले फोटोन का लैम्डा कुछ और था, बाद में लैम्डा कुछ और हो गया। सो क्रॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन का पहले लैम्डा था, इलेक्ट्रॉन से टकराया, फोटोन का लैम्डा चेंज हो गया, इसको बोलते हैं क्रॉम्पटन इफेक्ट। क्रॉम्पटन इफेक्ट में जो लैम्डा शिफ्ट है इसको याद रखिएगा, लैम्डा जो बाद में फोटोन का लैम्डा हो गया माइनस जो पहले लैम्डा था इज इक्वल टू h अपॉन रेस्ट मास इंटू c इंटू 1 माइनस कॉस फाई, फाई है ये एंगल।